दुनिया में जैविक खेती का जनक अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है, क्योंकि जैविक खेती क्या होती है शायद आपको भी पता हो कि जैविक खेती रासायनिक खादों से दूर यानी परंपरागत जो पुरानी पौराणिक खेती का साधन था और जो रासायनिक जो खाद गोबर की प्रकृति की जो खादें होती थी उसका प्रयोग होता था, वो जैविक खेती होता था। हालांकि भारत में 1980 के दशक के बाद थोड़ा सा शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे 2005 के बाद जब सरकारों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो जैविक खेती एक अपना स्टैंडर्ड बनाने लगी। हमारे बीच में जैविक खेती के अच्छे ज्ञाता जो कि राज्य सरकार से पुरस्कृत हैं, अच्छे कृषक हैं और हमेशा जैविक खेती पर ही जोर देते हैं, वो किसान हैं महेंद्र सिंह, जो कि आपके आजमगढ़ ज़िले के दीदारगंज इलाके के करीब में खरसहन कला गांव के निवासी हैं। और उनके हम इस प्लांट पर भी आए हैं जहां पर ये वो लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे छिड़काव हो और जो फसल का दायरा और बढ़े और सुरक्षित फसल अन्न उगे। आइए पहले हमसे बात करते हैं। आपका नाम सर क्या है? सर हमारा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। हम खरसन खुर्द गांव से बिलोंग करते हैं और ब्लॉक हमारा फूलपुर है, जनपद आजमगढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पहला सवाल आपसे ये कहूँगा जी कि सर कि आप किस तरह से इस मोड पे रहे कि जैविक खेती, क्योंकि रासायनिक खेती लोग उत्पादन पर ज़्यादा असर वो करना चाहते हैं, लेकिन आपने परंपरागत ढांचे को ही क्यों स्वीकार किया और इस पर ही काम क्यों करना शुरू? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो 2013 की बात है, मेरा चयन मेरे जनपद से हुआ था अहमदाबाद के लिए, और वहाँ पे मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला। और वहीं पे हमारी एक मुलाकात किसान से हुई जो जैविक खेती करके केला लाया था और 5 फुट का केला था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये केला जैविक किए हो तो किस तरीके से किए हो? तो उसने कहा कि आप जो है सुभाष पालेकर की शिविर अटेंड कर लीजिए या किताबें मंगवा लीजिए तो आप भी शुरू कर देंगे। तो 2013 के बाद नहीं, मैं 14 के बाद शुरू किया और सब व्यवस्था करने में देसी गाय और उनकी पालेकर जी की 6 किताबें मंगवाए, पढ़ के शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं निरंतर तब से 5 एकड़ में करता चला आ रहा हूँ। और ये भ्रम है कि रासायनिक खेती में ज़्यादा पैदावार होती है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक देसी गाय हमको लेना ज़रूरी है। एक हमारी देसी गौ माता जो है 10 से 30 एकड़ खेती करवा रही है, एक गाय केवल, क्योंकि हमको केवल एक दिन का 10 किलो गोबर चाहिए। हमारी गौ माता दिन रात मिला के 10 किलो गोबर देती है। गोमूत्र हमको डेली कलेक्शन करना है, तो हमको 10 लीटर गोमूत्र 10 किलो गोबर जो है लेके 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी जब हम ये 200 लीटर के ड्रम में डालते हैं तो 20 मिनट बाद फर्मेंटेशन क्रिया शुरू होती है। क्योंकि हमारी देसी गौ माता के केवल हमारी ही देसी गौवंश हैं भारतवर्ष की, जिनके आंत में 1 ग्राम उनके गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अच्छे से बाहर की जैसे गाय हैं, जर्सी हैं और वो बाहर की जो है, देखिए सर वो टॉपिक बड़ा लंबा पड़ जाएगा, अभी हम बात करने लगे। गाय तो वो है ही नहीं, जर्सी फ्रीजियन को गाय मत मानिए। अच्छा। क्योंकि न उनका दूध किसी काम का है, न उनका गौमूत्र किसी काम का है, न उनका गोबर किसी काम का है। वो जैसे इनके 1 ग्राम गोबर में मैंने आपको बताया 300 से 500 करोड़, वहीं पे जर्सी फ्रीजियन में मात्र 50-60 लाख पाए जाते हैं। इतना अंतर है। और आप सर्च करिए मोबाइल पे तो उनका दूध खाने लायक नहीं, न लेना चाहिए। जी। हमारी देसी गौ माता का होता क्या है कि देखिए जो भी भारतवंश की 44-45 प्रजातियां हैं और उसमें सबसे बेस्ट हमारी गंगा तेरी मानी जाती है जो कम दूध देती है। तो जो गाय जितना कम दूध देती है उतनी उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो उसका जो है 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ पाए जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि देखिए जो भी देसी गोवंश भारतवर्ष के हैं उनकी ये निशानी जरूर होगी कि उनके पास डिल होगा, उनके पास बड़ी बड़ी सींगें होंगी, उनके पास गरकंबल होगा, लर होगी, नाभा होगा। क्योंकि 27 नक्षत्रों की वैश्विक ऊर्जा जो है वो इन्हीं के माध्यम से गौ माता के शरीर में आती है और शरीर के माध्यम से दूध में आती है। दूध अमृत तुल्य होता है। जर्सी फ्रीजियन में होता है क्या? भैंस में होता है क्या? डिल नहीं होती है।
जर्सी फ्रीजियन में सींग नहीं होती है, लर तो होती ही नहीं है, तो कोई प्राकृतिक उनके पास है ही नहीं कि जिससे वो इसको अमृत बना सकें। तो देसी गाय के ऊपर मैं काम करता हूँ। मेरे पास 4 साहिवाल गाय हैं, चल के आप देख सकते हैं, और उनका मैं अपने से सेवा करता हूँ। घर पे घन जीवामृत बना के यहाँ पे लाता हूँ, और जीवामृत के लिए मैं वहाँ से गौमूत्र लाता हूँ। सारा कलेक्शन मेरा है। तो आप इस तरीके से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ से ये मुझे थोड़ा सा एक सवाल और करूँगा कि जैसे इन चीज़ों पे आपने कहा कि, और हिंदू धर्म में, खासकर हिंदू मैथोलॉजी में, गाय को इसीलिए लगता है मुझे लोग माता का ही दर्जा देते हैं। बिल्कुल, 4 माताओं में गौ हमारी माता है। जी, जी, जी। और देखिए, जब किसान के घर ये गाय होना चाहिए, गौशाला में नहीं होना चाहिए। जी, जी। आज गायों की दशा क्या है, लोग दूध लगा लेते हैं, छोड़ देते हैं, गौशाला में जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं किसानों की। जी, जी। तो गाय जो है वो किसानों के घर होनी चाहिए। जी। और वो किसान कभी अपने को किसान न समझे जिसके पास गोपालन नहीं है। अगर गोपालन नहीं तो किसान नहीं है। वो जहर पैदा करता है, जहर अपने परिवार को खिलाता है और जहर बेचता है। इसलिए सबके पास गौमाता होनी चाहिए। गौमाता हर किसान के घर आ जाएगी तो हमारी गौमाता की सुरक्षा हो जाएगी, वो गौशाले में नहीं जाएंगे और गोपालन हमारा आगे बढ़ेगा। देखिए, इस सवाल में देखिए, किसानों, आपसे एक बड़े सम्रांत किसान से आपको एकदम सामना करा रहा हूँ कि गाय पशुपालन करते हैं तो गायों का संरक्षण कीजिए और इतना सुरक्षित कीजिए उनको कि गौशाला तक ना जाने पाए, यानी आप ही उनको संरक्षित और सुरक्षित रखें आगे। अच्छा, ये आप जो कर रहे हैं जी मिक्स, ये क्या बना रहे हैं? सर, ये मैं अभी 5-6 दिन पहले 1000 लीटर ये जीवामृत बनाया था। जी, जी। और जीवामृत कल परसों 2 दिन में मैंने फिल्टर करके उसको खेत में सिंचाई पानी के साथ दिया हूँ। फिर इसका स्प्रे भी होगा। अच्छा, तो ये स्प्रे किस तरीके से बन रहा है? स्प्रे जैसे ये बन गया तो इसमें से अगर हमारी फसल 1 महीने की है तो हमको 10 लीटर डालना है। जी, जी। जीवामृत 200 लीटर पानी, फिर 15 दिन बाद 15 लीटर पानी, 15 लीटर जीवामृत छाना हुआ और 200 लीटर पानी, फिर 20 लीटर, फिर 25 लीटर, ऐसे हम 4-5 सिंचाई में 20-25 चले जाएंगे। उसके बाद एक बीच में जो है हम खट्टी छाछ का और जीवामृत मिक्स करके स्प्रे करते हैं। जब फूल कली अवस्था में हमारी फसल होती है, वो रेड़ा जिसको बोलते हैं, और अंत में एक टॉनिक सब धानांकुर हम उस पर स्प्रे करते हैं। तो हमारे जो भी अनाज हम पैदा करते हैं वो चमकीला होता है, वो स्वादिष्ट होता है, वो गुणवत्तापूर्ण होता है, औषधिपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हम ये क्रिया आगे बढ़ाते हैं। जी, जी, हाँ, बोलिए इसके बारे में कि कैसे। हाँ, तो ये इसमें हम 250 लीटर जितना ये खाली है, जी, 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 इतना खाली रहना चाहिए, इतना हम पानी भरेंगे। अच्छा। फिर इसमें 10 किलो गोबर डाल देंगे, 10 लीटर गौमूत्र डाल देंगे, 1 किलो गुड़ डाल देंगे, 1 किलो बेसन डाल देंगे, और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी डाल के इसको हम बाएं से दाएं क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, और एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज। और इसके बाद जो है इसको हम चट वाले भोरे से ढक देते हैं, और सुबह शाम घुमाने के बाद देखिए आज ये 4था या 5वां दिन है, कितनी गमक आ रही है। आप इसको देख रहे हैं ना, ये पूर्ण रूप से तैयार है। आप वहाँ पे रहेंगे तब भी इसकी गमक वहाँ से आएगी। तो ये पूर्ण रूप से तैयार है। फिर इसको हम, अब देखिए एक नई तकनीक मैंने निकाली है। अगर हमको 1 एकड़ में 200 लीटर जीवामृत ले जाना है तो हम ये छोटा मोटर लगा देते हैं। जी, जी। समझ रहे हैं आप? और अगर हमको 400 लीटर 1 एकड़ में ले जाना है तो हम ये डबल मोटर लगा देते हैं, ये वाला। जैसे अभी अब देखिए हम लगा देंगे ना यहाँ। जी, जी, जी। अब ये देखिए चल रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, ये देखिए इस तरीके से जा रहा है। तो इससे हम खेत में भी ले जाते हैं और इसके द्वारा हम स्प्रे भी कर देते हैं। अच्छा, इसके द्वारा। हाँ, अभी हम गन है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उस गन में लगा देंगे। जी, जी। तो ये स्प्रे जो है, ये स्प्रे भी हो जाता है। गन हम रखे हैं। जी, जी, जी। तो इसके बाद हम स्प्रे तो इस तरीके से ये आप, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि 10 से 30 एकड़ खेती हमारी गौमाता करवाती है। जी। तो हमने 1 दिन का गोबर डाला 10 किलो। 10 किलो। गोमूत्र हमको हमेशा कलेक्शन करना है। मेरा 300-400 लीटर गोमूत्र हमेशा रहता है। गोमूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और गोबर आपको 10 किलो पर डे गौमाता देंगी। तो हम रोज जीवामृत 1 एकड़ का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो हमारी चाहे जितना आप खेती कर लीजिए एक ही गाय से, चाहे कितनी लंबी हो, हाँ, कितनी हो, हाँ, करते जो रोज बनाइए आप।
अब जैसे और लोगों के यहाँ जो बड़े बड़े किसान हैं उनके यहाँ 50-50 ड्रम रहते हैं, बनता रहता है, जाता रहता है, तो लंबे पैमाने पर जो कर रहे हैं। तो हमारा तो 5 ही एकड़ का है, तो हम 1,000 लीटर बना लेते हैं। उधर हमारा 20,000 लीटर का टैंक भी है। अच्छा अच्छा। उसमें भी हम डाल देते हैं और उसको वेंचुरी हम चलाते हैं। हमारा स्प्रिंकलर भी चलता है, इस साल नहीं सेट है। अच्छा अच्छा। और ड्रिप भी चलती है, सब कुछ, रेन गन भी चलता है, सब चलता है, वो सब बिजली से चलता है। तो वो सिस्टम हम लगा लेंगे तो आपको हम बुलाएंगे, सब दिखाएंगे कि देखिए कितना नई तकनीक से हम खेती कर रहे हैं और कितनी पानी की बचत कर रहे हैं। हमको पानी बचाना है। जी जी। सुभाष पालेकर कृषि में हम उन्हीं से सब कुछ सीखे हैं। ये उन्हीं की कृषि है, उन्हीं की तकनीक है। सुभाष पालेकर कृषि में ये हम 10% पानी पे केवल खेती करते हैं, 90% पानी की हम बचत करते हैं। अभी मैंने आपको, अभी चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे बचत मैं करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अब देखिए, जैसे हमको ये इधर देख लीजिए, ये घन जीवामृत सूखी खाद जो DAP के बदले हम डालते हैं, तो इसको हम अच्छा, ये खेतों में ऐसे छिड़काव करते हैं? हाँ, ऐसे सम मात्रा में 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल, जितना है आपके पास हो। अच्छा अच्छा। इसको आप छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद जो है नमी रहना चाहिए। जब नमी रहेगी तभी ये क्रियान्वित हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, इसमें जो बैक्टीरिया हैं। जी जी। तो ये कोई भी आप फसल लगा रहे हैं, फल पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आप आखिरी पलेवा में जो आखिरी रोटावेटर चलता है, सब मात्रा में छिड़क दीजिए और मिला दीजिए। उसके बाद आप चाहे रोपाई करिए, चाहे आप गेहूं की बुआई करिए, और फिर 20 दिन बाद सिंचाई के बाद जीवामृत वाला चलने लगेगा कार्यक्रम। इसको आप जो है नमी अगर खेत में, तब भी आप जैसे आप यूरिया मारते हैं ऐसे इसको मार सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ये अपना सबसे बेटर तो जीवामृत काम करता है। ये अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। मतलब ये टॉनिक भी देगा और सुरक्षित भी हाँ, सुरक्षित भी। भाई इसमें गौमूत्र बढ़ता है ना। जी जी। 30 घटक हैं गौमूत्र में। वो फंगीसाइड मारेगा, सारी बीमारियों को खत्म करेगा। ये हमारा घन जीवामृत, ये सारी व्यवस्था इसमें है। अच्छा, कितने सालों से जुड़े हैं मतलब ये जैविक खेती के प्रति? हम 12 साल से जुड़े हैं। देखिए, मैं बता रहा, 13 में जब मैं गया था अहमदाबाद, वहीं पे सीखा, और 14 में पालेकर जी से किताबें मैंने 6 मंगवाया। अच्छा। हमारे गुरुजी अमरावती के हैं, सुभाष पालेकर जी। उनकी 20-22 शिविर में अटेंड कर चुका हूँ। कोई शिविर छोड़ता नहीं। अगली शिविर उनकी मुजफ्फरपुर में राजेश टिकैत करवाने जा रहे हैं। अच्छा, राकेश टिकैत। हाँ, राकेश टिकैत करवाने जा रहे हैं। जी जी। तो राकेश टिकैत वही जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं। तो 22, 23, 24 तारीख में है वो, ये मार्च में। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और पूरा मैं ईस्टर्न यूपी को और सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, सब लोगों को ले जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दूँ और इस जन आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि रासायनिक खादों से लोग परेशान हैं। और मेरा एक भाई भी है, तो मतलब कजिन है, और देखता हूँ डॉक्टर है, लेकिन वो भी खेती जो है आपकी, उसने खेती कराई तो गोबर की खाद से, लेकिन ये बारे में कम जानकारी होने के बाद, लेकिन उसने रासायनिक खाद नहीं डाली। सर, अगर आप सीधा गोबर डाल देंगे जी जी जी, तो वो उतना पावर नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं कि बेसन और गुड़ डाल के, गौमूत्र डाल के इसका पावर ज़्यादा कर देते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। हमारी धरती माता के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या तो ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा अच्छी सजीव बनेगी, उसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा बनेगी। तो यही तो है ये हमारी सुभाष पालेकर कृषि की तकनीक। इस तरीके से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ सर मैं और आपको बता दूं, पिछले 12-14 साल से मैं बराबर प्रशिक्षण देता हूं। जनपद में, दूसरे प्रदेश में भी मुझे बुलाया जाता है। अभी मैं बीकानेर यूनिवर्सिटी गया था। जी। तो वहाँ पे भी प्रशिक्षण निरंतर, हमारे पत्रकार महोदय जानते हैं, मैं इनको भेजते रहता हूँ। और मेरा ये प्रशिक्षण हमेशा जिले पे मुझे जो है मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। मैं यहाँ की ये समूह की महिलाओं को, और जितना भी गांव वाले कोई भी मुझे बुला लेता है। अभी गाजीपुर के एक किसान मुझे बुलाया था, तो मैं जाता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ। मुझे खुशी होती है कि आंदोलन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सुभाष पालेकर कृषि को। और हमारा मुख्य टारगेट ये है कि हम भारतवर्ष के 6.5 लाख गांव तक पहुँचे और हर किसान परिवार को हम स्वस्थ बनाएं। और उसका यही चीज़ है कि उनके घर में एक टैबलेट, एक दवा नहीं आना चाहिए। और जब वो औषधि तुल्य इससे पैदा करेंगे, जीवामृत, घन जीवामृत से औषधि तुल्य अनाज खाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका परिवार स्वस्थ होगा, भारतवर्ष स्वस्थ होगा, और हम भारत को और विकसित, समृद्ध बना सकते हैं। देखिए, आपके सामने ये एज ए ट्रेनर भी हैं,
जो जैविक खेती के बारे में पूरे प्रदेश और देश में जाकर ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप जैविक खेती कैसे करेंगे और कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। अभी लोग कहते भी हैं ना कि उम्र 60 साल हो गई, कम हो गई, तो रासायनिक खादों का कितना प्रकोप है उस पर इनकी तीखी नज़र है। और सही है कि जैविक खेती इंसान को बहुत अच्छा बनाती है। पालेकर साहब जो की बात कर रहे हैं, तो पालेकर साहब ने ये इस जनक्रांति की शुरुआत कब की यहाँ इस देश में? देखिए, वो निरंतर करीब 25 साल उन्होंने इसका रिसर्च किया। जी जी। पहले छोटे छोटे प्लाटों में किया, धीरे धीरे किया, बाद में अंत में वो मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 90 के दशक में, जी जी, जब वो एकदम पूरा क्लियर हो गए कि नहीं, हमारा 10 किलो गोबर ही पर्याप्त है और 10 लीटर गौमूत्र ही पर्याप्त है, तो इस तकनीक को लेके आए और धीरे धीरे उन्होंने प्रचार शुरू किया, शिविर शुरू किया। और पहली शिविर मैंने उनकी 2016 में लिया था। उसके बाद निरंतर मैं उनकी शिविर ले रहा हूं और मैं देश दुनिया से और पूरे भारतवर्ष से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। उनकी किताबें मिलती हैं, किताब मंगवा के आप पढ़िए। और इस तकनीक को निकालने के बाद बराबर वो गुरुजी 1 पैसे मानदेय नहीं लेते हैं किसी भी शिविर का। 4-4 दिन की शिविर होती है, बहुत सस्ते में किसानों को वहाँ पे रोका जाता है, चाय, खाना, नाश्ता, उनके रहने की व्यवस्था, और मात्र 1000 रुपये में 4-4, 5-5 दिन लोग रह के ट्रेनिंग ले लेते हैं। अब जो अगली ट्रेनिंग होगी जी, वो कहाँ होगी? ये अगली ट्रेनिंग हमारी मुजफ्फरपुर में राकेश टिकैत जी के यहाँ हो रही है और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो उनका रुझान किसानों की तरफ है। और विशेष रूप से हमारे सुभाष पालेकर जी की वो शिविर करवाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे उत्तर प्रदेश के किसानों को ये आग्रह करूंगा। किस महीने में हो सकता है? ये फाइनल इसका डेट है। और सबके रजिस्ट्रेशन फीस भी जा रहे हैं, सबके जो रहा 1000 रुपये में 4 दिन आपको रहने, सोने, खाने की सारी व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, सब कुछ, और पेन, कॉपी और बैग, सब कुछ इसी में 1000 रुपये मिलता है। 22, 23, 24 तारीख को मार्च महीने में ये ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें पूरे भारतवर्ष किसान, विदेश के भी आएंगे, नेपाल से आ रहे हैं 50 लोग, हमको फ़ोन किए थे। तो पूरे बहुत दूर कनाडा के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग, पूरा भारतवर्ष इकट्ठा होता है और बड़ी लंबी व्यवस्था होती है। और ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, वो कर सकते हैं, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी। नहीं, वो किसान यूनियन के लीडर हैं, उनमें कैपेसिटी है भाई। वो लोग तो आंदोलन के जरिए किसानों से काफ़ी जुड़े हैं। अब देखिए सर, 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने पूर्वांचल गोरखपुर में करवाएं, लेकिन किसानों को रहने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। सब कुछ तो ठीक हो जा रहा है भाई, जो भी बाहर से आएगा उसको रहने के लिए व्यवस्था ठीक चाहिए ना, सोने की व्यवस्था चाहिए। और इसमें थोड़ा दिक्कत ये आती है कि सारे किसानों को 8 बजे हमको जो है हॉल में पहुंच जाना है। अच्छा, 8 बजे चले जाना? हाँ, 8 बजे से 8 बजे रात तक चलता है ये शिविर। जी जी, 8 से 8 तक चलता है, कोई किसान हिलता नहीं। क्या बात है, आप सोच लीजिए भाई। देखिए भाई, अगर आपको समृद्धशाली किसान बनना है और परंपरागत खेती से, तो आप जरा बात सुनते रहिए और इस पर फॉलो भी करिए। तो इसमें सारे किसान होता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि सारे किसानों को एक साथ नहाना धोना, फ्रेश होना है। अच्छा, एक ही तो 50, 60, 100 लैट्रिन बाथरूम चाहिए। वो तो ये मिल नहीं पाता कहीं एक जगह। अब देखिए हमारे राकेश जी की क्या व्यवस्था करते हैं। और बाकी तो हम लोग जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मठ हैं। अच्छा। और उस मठों में हम लोगों की व्यवस्था हो जाती है। अब इस साइड में जैसे शिरडी में हमारा कार्यक्रम कई ठो होता है। हाँ, तो वहाँ पे हमको मिल जाता है, रहने के मिल जाता है और हमको हॉल भी मिल जाता है। और उसी तरीके से इधर गुजरात में मठ बहुत बड़े बड़े हैं और हम लोग जाते हैं, सब होता रहता है। इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहता है और पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को पहुँचना है, क्योंकि यही सुभाष पालेकर कृषि हर चीज़ को बचा सकती है। जलवायु परिवर्तन रोक सकती है, वैश्विक तापमान वृद्धि रोक सकती है और सब कुछ जो है नॉर्मल सामान्य कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये रासायनिक खादों से विभिन्न प्रकार के रोग और ये। अच्छा, ये एक बात मुझे बताएं कि इसमें उत्पादन पर असर नहीं पड़ता? ही तो जैसे रासायनिक खाद वाले 1 बीघे में 10 कुंटल करना चाहते हैं। अक्सर होता है कि एक गेहूं बोया उन्होंने और कहेंगे 1 बीघा तो 8 से 10 कुंटल, 12 कुंटल और रासायनिक खाद। लेकिन इसमें क्या फसल चक्र में कोई ऐसा नुकसान होता है कि नहीं? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी। और इसमें होता क्या है
कि रासायनिक खाद में, रासायनिक मतलब जहर, इसको मानते हैं आप? हाँ एकदम, क्योंकि अभी जो है, जो जहर हम धरती माँ को खिला रहे हैं, जी जी, वो भी पीड़ित हो गई हैं, एकदम कैंसर से पीड़ित हो गई हैं। एकदम। तो जो हम धरती माँ को खिला रहे हैं, जैसे आजकल किसान क्या करता है, कम से कम डीएपी यूरिया मिला के 1 एकड़ में 6-7 बोरी डाल दे रहा है। आधी चम्मच, आपसे मैं बताऊं, आधी चम्मच यूरिया कोई किसान अपनी जवान पर रख ले, ऑन स्पॉट खत्म हो जाएगा। आधी चम्मच डीएपी कोई अपनी जवान पर रख ले, या जो पेस्टिसाइड का स्प्रे अगर उसकी नाक से ठीक से चला गया, निश्चित बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है। तो हमारे, मैंने आपको बताया कि हमारे धरती माँ के अंदर सारी व्यवस्था सूक्ष्म जीवाणुओं की है, बताया ना जी। तो उनके ऊपर जब ये जहर पड़ता है तो मरते चले जाते हैं। जमीन हमारी बंजर की तरफ बढ़ रही है। एकदम श्योर है, क्योंकि एक है, मैंने आपसे बताया कि हाँ, सजीवता जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं से, केचुओं से, जाने अनजाने सूक्ष्म जीवाणुओं से। तो उस चीज़ को जितनी बार पेस्टिसाइड मारेंगे, जितनी बार यूरिया हम डालेंगे, जितनी बार डीएपी डालेंगे, वो उनकी संख्या कम होगी और धरती जो है, धरती माँ बंजर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और इसके विपरीत में आप देखिए, हमारी सुभाष पालेकर कृषि तकनीक में जितनी बार हम जीवामृत डालेंगे, मैंने आपको बताया ना, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, तो वो हम धरती माँ को दे रहे हैं और वही उनको चाहिए। सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतनी हमारी धरती माता सजीव होंगी, उर्वरक शक्ति उनकी बढ़ेगी, तो हमारी पैदावार घटेगी काहे, बताइए। उनकी तो घटना है, क्योंकि जितना वो यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उतने उस पर कीट आते हैं। और हम अपनी किसी भी फसल से कीटनाशक नहीं मारते। देखिए, ये 10 पानी अर्क मैंने बनाया, 10 पत्तों का बना के रखा हूँ, लेकिन मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम फसल उगाते हैं वो पूर्ण रूप से प्रकृति के हिसाब से होती है, प्रकृति के संसाधन से होती है, और उसमें यूनिटी पावर अपने आप आता है। आप प्रकृति के सहारे जीना सीखिए, देखिए सब कुछ पावर आपको मिलेगा अगर उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, और आप अपने मन से चल रहे हैं। जो खाना चाहिए उसको नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। हम लोग प्राकृतिक अनाज जो खाते हैं पूर्ण रूप से औषधि तुल्य होता है। हमारी रसोई में जो भी हम, ये हमेशा ध्यान रखते हैं, कुछ भी हमको बाहर का खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चल के अभी दिखाता हूँ, मेरे पास मटर भी है, मेरे पास जौ भी, मेरे पास चना भी, मेरे पास तीसी भी, मेरे पास पीली सरसों है, गन्ना भी मैं पेड़ के खाली हुआ हूँ, सब कुछ पैदा करता हूँ। सब्जियाँ हमेशा 4-5 मेरे पास रहती हैं। तो अपने परिवार को मैं स्वस्थ रखने के लिए ये औषधि तुल्य अनाज अपनी रसोई में ले जा रहा हूँ, और ये हर किसानों को चाहिए, वो हमेशा ध्यान दे। देखिए, पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आपको देखना, जिस दिन कोई चारपाई हो जाता है या अस्पताल में चला जाता है, बड़ा रोग हो जाता है, सारा पैसा और सारी दुनिया ख़त्म नज़र आती है। इसलिए स्वस्थ रहना है तो आप सुभाष पालेकर कृषि को अपनाइए और जहर मुक्त औषधि तुल्य अनाज खाइए, वनस्पति जन्य आहार खाइए, मांसाहार नहीं लेना है। हमको ईश्वर ने वनस्पति जन्य प्राणी बनाया है, हमको वनस्पति जन्य आहार खाना है, औषधि तुल्य खाना है। ये है सारी चीज़ें इसमें सर। देखिए, अभी हमने महेंद्र जी से बात की, अभी उनका हम दूसरा जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें हम उनके जो उन्होंने परंपरागत तरीके से सुभाष पालेकर जी की विधि से खासकर ऑर्गेनिक खेती की है, उसको हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपको भी एक गाय माता की ज़रूरत है, और आप अगर गौ पालन कर रहे हैं तो उससे आपको कहीं खाद नहीं लेना है, न कोई आपको छिड़काव करना है किसी दवा का फसलों पर, बल्कि उसी गाय की गोबर से और उसी के गौमूत्र से ही आप अपनी अवस्था को, अपने शरीर को और अपनी खेती को नया जीवन दान दे सकते हैं। बाहर से कुछ भी खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से अपना सारी व्यवस्था अपना जामन अपना घनजीवामृत अपना सब कुछ है अपना, आपको मार्केट जाना ही नहीं है।